बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था इम्यून सिस्टम, डिजीज वाला चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, और वो हमने भी स्टार्ट किया है। और कल हमने स्टार्ट कर लिया था इम्यून सिस्टम। हमने कुछ बेसिक टर्म्स देख ली थी कि क्या है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये हमने देख लिया था। नाउ कल हमने ये भी देख लिया था कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या क्या है, ये भी हमने देख लिया था। एज वेल एज हमने ये भी देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे टाइप ऑफ इम्यूनिटी में हम पढ़ रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब बाय बर्थ इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? बाय बर्थ इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि उसको, एक पर्सन को, इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिलती है, उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट नॉन स्पेसिफिक होती है, हम ये बात सारी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कितने कितने टाइप के होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जैसे कि बाहर की बाउंड्री होती है, कुछ उसी तरह से हमारी बाउंड्री क्रिएट करता है दिस इन्नेट इम्यूनिटी, हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस परफॉर्म करता है ये। नाउ उसमें हमने टाइप्स देख लिए थे। द फर्स्ट टाइप वाज एनाटॉमिकल, हमने देख लिया था, फिजियोलॉजिकल देख लिया था, एज वेल एज हम पढ़ रहे थे फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक इम्यूनिटी बैरियर हम देख रहे थे, क्योंकि यहां पर जनरली क्या क्रिएट करता है? बैरियर क्रिएट करता है। और ये बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक लेवल पे हो सकता है, एज वेल एज इंफ्लामेटरी। सो कल हम बात कर रहे थे फैगोसाइटिक टाइप ऑफ बैरियर की बात कर रहे थे, और कल हमारा वीडियो जो था वो वहीं पर स्टॉप हो गया था। हमने बात की थी कि जो फैगोसाइटिक टाइप का बैरियर होता है वो कैसा होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई इम्यूनोजन या कोई एंटीजन, अगर मैं यहाँ पर इम्यूनोजन, मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि इम्यूनोजन क्या होता है? इम्यूनोजन वो एंटीजन होता है कि एंटीजन होने के साथ साथ वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर पाता है, हम उसे क्या कह रहे हैं? इम्यूनोजन कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नाउ दिस इम्यूनोजन क्या करता है? ये इम्यूनोजन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जिस भी एरिया में, जिस भी बॉडी के पार्ट में एंटर करता है, वहां पर ब्लड वेसल जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डायलेट हो जाती हैं, और इसे हम कहते हैं, दिस इज द ब्लड वेसल। इसे मैं बीवी लिख लेती हूँ, ब्लड वेसल। ये क्या हो रही है? वेसो डायलेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? वेसोडायलेशन के बाद अडेशन होगा। अडेशन किसका हो रहा है? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? सारी की सारी जो मोनोसाइट्स है, फैगोसाइट्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो कहाँ है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या हो रही हैं? अब अडहेर हो रही हैं। अब यहाँ पर ये अडहेर हो रही हैं, चिपक रही हैं ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन पर, उसकी वॉल पर अडहेर हो रही हैं। नाउ यहाँ से ब्लड वेसल से निकलकर, ब्लड वेसल से निकलकर ये कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल से निकलकर ये जा रही है बाहर निकल के, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या मैट्रिक्स आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से में जा रही है दिस फैगोसाइटिक सेल। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं फैगोसाइटिक सेल, जिसका कि नाम है, हमने 2 फैगोसाइटिक सेल पढ़ी थी। हम बात कर रहे हैं पहला है मैक्रोफेज, पहला है मैक्रोफेज, एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रोफिल्स।
कल मैंने यहाँ पर नेचुरल किलर सेल कहा था, नेचुरल किलर सेल की जगह आप न्यूट्रोफिल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, दीज फैगोसाइटिक सेल जो कि मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज यहाँ पर एडहेयर हो रही हैं और एडहेयर होकर के ब्लड वेसल को क्या कर रही हैं, ब्लड वेसल से माइग्रेट होकर के ईसीएम के अंदर आ रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और स्पेस के अंदर आ रही है। कैसे माइग्रेट हो रही है, अमीबॉइड मूवमेंट कर रही है और इस अमीबॉइड मूवमेंट को यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए ये बाहर आ रही हैं ब्लड वेसल से, इसे हम क्या कह रहे हैं, अमीबॉइड दिस अमीबॉइड मूवमेंट इज रेफर्ड एज, ये जो माइग्रेशन है इसे हम क्या कहते हैं, इस माइग्रेशन को हम कहते हैं डायापिडेसिस, इसे हम क्या कह रहे हैं, डायापिडेसिस कह रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर जैसे ही ये क्या है, मैक्रोफेज है, फैगोसाइटिक सेल है, ये फैगोसाइटिक सेल क्या कर रहा है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फैगोसाइटिक सेल जो कि इर्रेगुलर शेप होता है, लार्ज सेल होती है, यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एज वी नो हम पढ़ के आ चुके हैं 11th में, सेल बायोलॉजी पढ़ी है। लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम किसी भी सब्सटेंस को डिग्रेड करने का काम करते हैं, दीज लाइसोसोम, इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर ये बर्स्ट हो जाए तो पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, तो इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। नाउ यहाँ पर अराउंड 50 एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही ये मैक्रोफेजेस आ गई, ये वो एरिया है जहां पर कि कोई पैथोजन आकर के अटैक कर रहा था, इस एरिया के अंदर ये कोई पैथोजन है, दिस इज अ पैथोजन, ये कोई पैथोजन है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये बैक्टीरिया, इसके बाद जो स्टेप है वो कौन सा है, अडहेशन के बाद यहाँ पर होगा माइग्रेशन हो चुका है, माइग्रेशन के बाद यहाँ पर होगा कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि ये जो फैगोसाइटिक माइक्रोफेज जो सेल है वो अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ, पैथोजन की तरफ। अब ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मूव करते हुए कहाँ जा रही है, पैथोजन के पास जा रही है। ये मूव करके कहाँ जा रही है, पैथोजन के पास जा रही है। दिस इज द पैथोजन, जिसे मैं एंटीजन से डिनोट कर सकती हूँ। एजी को हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन। और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है पैथोजन की तरफ, ये वहीं जाएगा जहां पर पैथोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया कीमोटैक्सिस। कीमो का मतलब होता है केमिकली और टैक्सिस का मतलब है मूवमेंट, यानी कि ये कोई ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से ये मैक्रोफेजेस जो हैं उसकी तरफ क्या करते हैं, ट्रैवल करके उसके पास पहुंचते हैं। नाउ यहाँ पर अब क्या होगा, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। पहला तो क्या है, अटैचमेंट, पहला है अटैचमेंट। कल मैंने स्टेप्स लिखवा दिए थे, है ना, उसमें मैंने स्टेप लिखे थे। फेगोसाइटिक स्टेप के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज अ अटैचमेंट, उसके बाद है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है एंगल्फ करना किसी सब्सटेंस को। एंड द लास्ट वन है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब यहां पर क्या है, दिस इज द मैक्रोफेज। ये क्या है, मैक्रोफेज है। अब हमने यहाँ पर माइक्रोफेज कंप्लीटली बना ली है, दिस माइक्रोफेज, है ना। और ये माइक्रोफेज क्या कर रहा है, ये माइक्रोफेज अब यहाँ पर क्या होगा, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट किसका होगा, दिस
पैथोजन, इस पैथोजन का यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये अटैचमेंट हो चुका है इस पैथोजन का, किस पर, मैक्रोफेज पर अटैच हो चुका है एंटीजन का, पैथोजन का। नाउ दूसरा स्टेप क्या होगा, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन का मतलब है कि अब यहाँ पर ये जो मैक्रोफेज है इसको अंदर की तरफ एनगल्फ कर लिया जाएगा। तो ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये कहाँ जाएगा, ये एनगल्फ हो जाएगा मैक्रोफेज के अंदर। ये एनगल्फ हो जाने के बाद ये एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैगोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फैगोसोम की, मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन है एंड दिस इज अ एंटीजन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये है एंटीजन, दिस इज द फैगोसोम। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, फैगोसोम कह रहे हैं। नाउ दिस इज द लाइसोसोम। ये दोनों आपस में क्या होंगे, यूनाइट होंगे। क्या होंगे, ये आपस में फ्यूज्ड होंगे, ये आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, फैगोलाइसोसोम। ये फ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास लाइसोसाइम, इसके पास एंजाइम्स हैं और यहाँ पर फैगोसोम जिसके पास पैथोजन है, इसको डिग्रेड करना है। डिग्रेड करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए और ये एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, लाइसोसोम से आएंगे। ये लाइसोसोम जब इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ये इसको डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा, इसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा और अल्टीमेटली ये क्या कर दिया जाएगा, बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो डेब्रिस है जो कि डिग्रेड हुआ है उसे सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो बेसिकली कल हम ये पढ़ चुके थे, हमने डायपोडेसिस तक पढ़ लिया था एंड उसके बाद डायपोडेसिस का मतलब क्या है कि अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है फैगोसाइटिक सेल का। अब वो ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में आ जाती है जहां पर एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स वो जगह है जहां पर टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर ही आकर के कोई पैथोजन है अटैक करता है, ओके। और वहां पर ये फैगोसाइटिक सेल जो है उसके साथ एंटीजन अटैच हो जाता है, अंदर एनगल्फ कर लेता है। फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस वैक्यूल के अंदर, इस लाइसोसोम, इस फैगोसोम के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। और इस डाइजेशन को आप कह रहे हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। दिस इज द फैगोसाइटिक सेल और इसी सेल के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक ही सेल के अंदर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, हम इसे कह रहे हैं। तो ये है आपका मैक्रोफेजेस किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी कुछ इसी तरह से फैगोसाइटिक करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रोफिल्स का मतलब यही है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर। नाउ व्हाट इज द इन्फ्लामेटरी बैरियर? इन्फ्लामेटरी बैरियर वो है जहां पर लोकल रिस्पॉन्स ऑफ, यहां पर इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या है, इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमलियन टिश्यूज। लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमलियन टिश्यूज। जनरली इन्फ्लामेटरी वाला जो बैरियर है वो मैमलियन सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है ना, किसी एजेंट की वजह से। लोकल रिस्पॉन्स इन मैमलियन सेल्स के अंदर किसी तरह का लोकल रिस्पॉन्स, जैसे कि कहीं पर इंसेक्ट ने बाइट किया, अगर आपके हाथ पर इंसेक्ट ने बाइट किया तो उसी जहां पर बाइट किया है केवल उसी एरिया में ही रिस्पॉन्स होगा। जो दर्द हो रहा है वो केवल मान लीजिए अंगूठे पे काटा है या हाथ पे, हथेली पर काटा है, तो केवल उसी एरिया में ही पेन होगा, वो पूरा हाथ दर्द नहीं करेगा, पूरा बॉडी पेन नहीं करेगा। तो जो भी इफेक्ट होगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया, उसके आसपास के नियर विसिनिटी में ही होगा। उसे हम कहते हैं लोकल रिस्पॉन्स इन सेल बाय द ड्यू टू एनी एजेंट, ड्यू टू एनी एजेंट। कोई भी एजेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें कभी गिर गए, हमें चोट लग गई, है ना, हम आए दिन हम कहीं ना कहीं किसी चीज से भिड़ जाते हैं, हमें थोड़ा सा वहां पे सूजन हो जाती है, ब्लड लॉस नहीं होता लेकिन क्या हो जाता है,
स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। कभी आपने देखा होगा कि आपको किसी को सनलाइट से भी एलर्जिक होता है, रेडनेस हो जाती है। ये सारे क्या है? लोकल रिस्पॉन्सेज हैं। लोकल रिस्पॉन्सेज इन द लिविंग सेल्स ऑफ मैमलियन, मैमल्स के अंदर ड्यू टू एनी एजेंट। एजेंट कोई भी हो सकता है, इंसेक्ट का बाइट भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो रेफर टू द एजेंट। एंड रिस्पॉन्स होगा उसे हम कहेंगे इन्फ्लामेटरी बैरियर कहेंगे। जैसे कि यहां पर रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन इन ऑर्डर टू, यहां पर जो रिएक्शन होता है दैट इज वेरी लिमिटेड। रिएक्शन जो हो रहा है लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि ओनली उसी प्लेस पर हो रहा है, स्प्रेड नहीं होता है। जैसे सर दर्द हो रहा है तो वो सर में ही दर्द होगा, पूरी बॉडी में पेन नहीं करेगा उसकी वजह से। सो यहाँ पर जो भी किसी एजेंट की वजह से जिस भी प्लेस पर कोई भी अटैक हुआ है तो उस पर जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? लोकल रिस्पॉन्स होगा, स्प्रेड नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, या फिर टेम्परेचर जो है, फीवर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होना या फिर फीवर होना, या टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाना, टेम्परेचर राइज। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। पेन होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, उसे हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लामेटरी बैरियर्स हैं। ये क्या करते हैं? रिएक्शन लिमिटेड कर देते हैं, ये स्प्रेड नहीं होता है। इट डजंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसकी खासियत यही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस रहते हैं, ये जो रिस्पॉन्स हमें दिखाई देते हैं बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? ये रिस्पॉन्स जो है कुछ केमिकल सीक्रेशन होता है और उसका नाम है हिस्टामिन। कुछ केमिकल सीक्रेशन होता है हिस्टामिन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये नाम बहुत ही प्रचलित है, बहुत फेमस नाम है, इन्हें याद करने पड़ेंगे आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन, जब आपने लिपिड पढ़ा होगा तो उस लिपिड के अंदर ये नाम भी आया होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। इट इज अ लिपिड। ये किसी लिपिड के टूटने पर जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दिस इज द हिस्टामिन। ये है हिस्टामिन। तो दो केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेम्परेचर को। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दैट कॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बेसिकली क्या कॉज करता है? ये पेन कॉज करता है। जहां कहीं पे भी पेन होता है जनरली वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे होते हैं एंड दैट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है जनरली दीज आर वेरी लोकल। ये लिमिटेड वे में रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यानी कि जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन बना है या जहां पर रिलीज हुआ है या और प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ हिस्टामिन जहां पर बना और रिलीज हुआ है वहीं पर रिस्पॉन्स शो करेगा। ये जैसे ही ट्रैवल करके दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा ये इनएक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये जहां बन रहा है ये केवल वहीं रिस्पॉन्स कर सकता है। इसे हम कह रहे हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने बात करी पेन की, पेन तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन से। रेडनेस हमें क्यों देखने को मिलती है? रेडनेस इसलिए देखने को मिलती है कि वैसोडायलेशन की वजह से, वैसोडायलेशन की वजह से। वैसोडायलेशन में क्या होगा? ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां पर ब्लड की सेल्स भी ज्यादा होंगी। ब्लड की सेल्स ज्यादा होंगी तो आरबीसी ज्यादा होंगी तो हमें रेड रेड वो एरिया ज्यादा दिखेगा। जैसे किसी को देखा होगा कि जब स्किन जो वो धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन जो है, गालों की स्किन बड़ी रेड रेड सी हो जाती है ना। तो वो किस वजह से होता है? वैसोडायलेशन की वजह से होता है, ठीक है। स्वेलिंग है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड्स का, उसे हम कहते हैं स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज होना, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है बीएमआर इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे। बीएमआर
बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वहां पे इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई वहां पर टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो दीज आर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या है? लोकल रिस्पॉन्स इन द सेल्स ड्यू टू एनी एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है ये, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या होती है? नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरल किलर सेल जो है ये क्या करती है? दीज आर द लार्ज ग्रैन्युलर सेल्स। These are the large granular cells और ये क्या करती हैं? That kills cancer and tumor cells। ये क्या किल करती है? कैंसर एंड ट्यूमर सेल को डायरेक्टली उनको फेगोसाइट या किल करने का काम करती है नेचुरल किलर सेल। किलर का मतलब ही क्या कर रही है? किल कर रही है। नेचुरली किसको किल कर रही है? कैंसर और ट्यूमर सेल्स को किल कर रही है। कैसे किल करती है? इनका एक मैकेनिज्म होता है कि जो सेल है, मान लीजिए कोई कैंसर सेल है, उस कैंसर सेल पे क्या करेंगी? उस पे पोर्स कर देगी, उसकी मेम्ब्रेन पर क्या कर देगी? पोर्स का फॉर्मेशन कर देगी ये सेल्स, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा? अंदर एंटर करेगा। H2O एंटर्स इन सेल एंड देन सेल क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। सेल वुड बी बर्स्ट। सेल क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। सो दिस इज द नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये था हमारा फेगोसाइटिक टाइप इन्फ्लामेटरी बैरियर। हमने इन्नेट इम्यूनिटी को हमने पढ़ लिया है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। ये हमको सब कुछ मिलता है बाय बर्थ। ये जितना भी सिस्टम है ये हमको क्या मिल रहा है? बाय बर्थ मिल रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये सारा हमें मिल रहा है कब? बाय बर्थ, यानी कि पैदा होते समय हमें ये सारी चीजें बाय गॉड गिफ्टेड होती हैं। हमको बचाने के लिए ये सारी चीजें जो हैं पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये होती है इन्नेट इम्यूनिटी। एक और सिस्टम हमें देखना है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम? ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है विच इट इज फॉर्म्ड बाय सम कॉम्प्लीमेंट और सम सी कंपोनेंट्स। इसे हम कहते हैं कुछ कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं सी कंपोनेंट्स, सी कंपाउंड, और यू कैन से द कंपोनेंट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें कुछ सामान जो आप खरीदते हैं उसके साथ आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलता है, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, और वो केमिकल्स जो है क्या करते हैं? ये केमिकल्स, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कंपाउंड्स हम इन्हें कह रहे हैं। इन्हें हम सी कंपाउंड भी शॉर्ट में कहते हैं। दे बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली इनएक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इन ब्लड, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये ब्लड के अंदर। साथ ही साथ ये एक्टिव कब होते हैं? ये एक्टिव तब होते हैं, मान लीजिए कोई अटैक हुआ है, एंटीजेनिक अटैक होने पर जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उस रिस्पॉन्स को बूस्टअप करने का ये काम करती हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, आपके आसपास कॉलोनी में बहुत लड़ाई हुई होंगी, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। बहुत से लोग, कई बार लड़के लड़के आपस में लड़ते हैं, खूब लड़ाई देखी होगी आपने कि कहीं पर कोई लड़ाई हो रही होती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बीच बचाव करने आ जाते हैं। कुछ आसपास के ही लोकल में अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो लोकल के ही लोग उसको बचाने के लिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वो कहते हैं कि नहीं बेटा शांति बनाए रखो। सो वो क्या करते हैं?
कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ तो शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि भड़काने का काम करते हैं और भी ज्यादा लड़ाई को उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लड़ाई हो। तो बेसिकली वहां पर वो जो लोग होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, कि पहले से ही कोई रिस्पॉन्स चल रहा है बॉडी के अंदर, पहले से ही कोई लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को और भी ज्यादा मजेदार बनाने का काम ये कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम करता है। ये कैसे प्रमोट करता है, उस लड़ाई को कैसे प्रमोट करता है, ये करता है सेल लाइसिस करेगा, सेल लाइसिस करेगा, एज वेल एज फैगोसाइटिक एक्टिविटी करेगा, फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी करता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ये बोथ पार्टिसिपेट इन both innate and acquired immunity। ये क्या कर रहा है, दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है दिस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम देख लिया, इन्नेट इम्यूनिटी देख लिया कि क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एज वेल एज हमने ये भी देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था, कि बताया था मैंने आपको कि कुछ एक्वायर्ड जो होता है वो क्या है, एक्वायर करते हैं हम एनवायरमेंट से, आफ्टर द बर्थ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारा बॉडी जो एक्सपीरियंस करता है धोखा खाने के बाद, उसे जो सबक मिलता है उस सबक को ही हम क्या कह रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द एक्वायर्ड, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हर एंटीजन के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, है ना। तो वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उसके अलावा कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी कह रहे हैं। और इसके अपोजिट इन्नेट इम्यूनिटी कैसा था, नॉन स्पेसिफिक था, कि वो जो बैरियर बनाए थे वो वेरी कॉमन बैरियर थे, वहां पर चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वायरस आ जाए, या कोई भी ऐसा एंटीजन आ जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, उसके लिए सेम तरीके का रिस्पॉन्स वो करता है। तो इसलिए उसको हम कहते थे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ये है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसको एक्वायर किया जाता है आफ्टर द बर्थ। ये कब एक्वायर होता है, आफ्टर बर्थ, बाय एक्सपीरियंस। बाय एक्सपीरियंस हमें ये इम्यूनिटी गेन होती है। अब इसे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह रहे हैं, क्योंकि हम इसके अडेप्ट हो रहे हैं। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद बहुत से हमारे आसपास बीमारियां होती है, उन बीमारियों के बीच में हम बचाते हुए खुद को क्या कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में हम अडेप्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में अडेप्ट हो चुके हैं, हम जम्मू कश्मीर में जाके अडेप्ट नहीं हो सकते हैं अचानक से, धीरे धीरे हम कुछ समय बाद वहाँ के हिसाब से ढल सकते हैं। तो हमारा बॉडी भी ऐसा ही है, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, अडॉप्ट होता जा रहा है, पहचान करता है। पहचान करने के बाद
पहचान करता है, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल की पहचान करता है, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, फिर उसकी मेमोरी बना के रखता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। इसके फीचर्स हैं, पहला है स्पेसिफिसिटी, ये मैं बता चुकी हूँ, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कि ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ये स्पेसिफिक होते हैं, हर एंटीजन हर पार्टिकल के लिए क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे किसी भी इम्यूनोजन के लिए। ठीक है, उसके अलावा डाइवर्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये डिफरेंट भांति के एंटीजेंस या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी दे सकता है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिटी इसके अंदर देखने को मिलती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसा है कि अलग अलग हर तरह के का जितने भी तरह के क्या होते हैं एंटीजेंस फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे थर्ड नंबर पे है डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। ठीक है, कि ये हमारे परिवार का है या नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो कि इम्यून सेल्स हैं, वो क्या कर पाती है, वो ये डिस्क्रिमिनेट कर पाती हैं, यानी कि रिकॉग्नाइज कर पाती है कि कौन सी सेल्स हमारी खुद की हैं और कौन सी सेल्स है जो कि बाहर से लाई गई हैं। बाहर से लाने जाने का मतलब है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, अगर वो बाहर से है तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और जबकि अगर कोई खुद की सेल है तो वो खुद की सेल को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, जब तक कि कोई डिफेक्ट ना हो इम्यून सेल्स के अंदर, तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है वो है मेमोरी सेल्स। ये याद रखने की इसकी बड़ी अच्छी आदत है, जो मिला जिससे भी मिला, ठीक है ना, उसकी याद बना करके रख लेता है। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, हर तरह के वायरस से मिलने के बाद क्या करता है, एक मेमोरी बना के रखता है बॉडी के अंदर। क्या बना के रखता है, मेमोरी बना के रखता है। तो ये इसकी खासियत होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। लेकिन ऐसा ये सब हमें इनेट इम्यूनिटी में देखने को नहीं मिलता है। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जैसे ही कोई एंटीजन से जैसे ही कोई एंटर किया, कोई फॉरेन पार्टिकल था, एंटीजन हम इसे मोर स्पेसिफिकली कहेंगे इम्यूनोजन। इम्यूनोजन वो होता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है टू गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एंटीजन या इम्यूनोजन है या फिर कोई वैक्सीन जो है, कोई वैक्सीन जो है या इम्यूनोजन है, वो जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। क्या करती है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और ये रिस्पॉन्स कैसे करती है, बॉडी रिस्पॉन्स करने पर कैसे रिस्पॉन्स करेगी कि सबसे पहले बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो दो तरीके से रिस्पॉन्स करती है। पहला है प्राइमरी रिस्पॉन्स and the second is secondary immune response। क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई एंटीजन एंटर करता है बॉडी के अंदर तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है। बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है तो वो कुछ टाइम लेती है।
टाइम लेती है और उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लैग पीरियड। क्या कह रहे हैं? जो टाइम ले रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? लैग पीरियड कह रहे हैं। सो बेसिकली जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करेगा, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी बनाने के लिए वो जितना टाइम लेगी पहली बार में, तो हम उसे कहते हैं लैग पीरियड कहते हैं। जो टाइम ले रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए, इसे हम एंटीबॉडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB। ठीक है, ये एंटीबॉडी बनाने में जितना टाइम ले रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? लैग पीरियड कह रहे हैं। और ये जो एंटीबॉडी, लैग पीरियड के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। बेसिकली क्या कहने का क्या मतलब है कि पहली बार में कोई एंटीजन आता है, बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में करती है? एंटीबॉडी बना प्रोडक्शन करती है। जितना टाइम उसे लगता है उसे हम क्या कह रहे हैं? लैग पीरियड कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? पहली बार में कोई, जैसे ही कोई एंटीजन एंटर करता है तब, साथ ही साथ वो क्या करती है? मेमोरी सेल भी बनाती है। क्या कर रही है? मेमोरी सेल भी बना रही है। यहाँ पर मेमोरी सेल जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय बनती है। मेमोरी सेल प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय बनती है। अब यहाँ पर ये तो था प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी का मतलब है जो पहली बार में जो रिस्पॉन्स आया है उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब जैसे ही सेकेंड टाइम, वही सेकेंड टाइम सेम एंटीजन एंटर्स, इफ सेकेंड टाइम सेम एंटीजन enters in body, तो जो रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे? उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम कहेंगे। पहली बार में जो रिस्पॉन्स हो रहा था उसको हम क्या कह रहे थे? प्राइमरी रिस्पॉन्स कह रहे थे। और सेकेंड टाइम में जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम उसे कहेंगे। ठीक है, बट यहां पर ये मेमोरी सेल्स जो हैं हमेशा यहां पर बनी रहती हैं। मेमोरी सेल्स यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दिस इज द खास बात है कि जब मेमोरी सेल बनती है वो हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो जब भी सेकेंड टाइम जैसे ही कोई वही एंटीजन एंटर करेगा बॉडी में, तो वो किसके साथ एनकाउंटर करेगा? वो करेगा मेमोरी सेल्स के साथ एनकाउंटर करेगा। क्या करेगा? मेमोरी सेल के साथ एनकाउंटर करेगा। ठीक है, नाउ यहां पर अब हमें यह समझना है कि ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम एक ग्राफ से हम इसे समझेंगे। यहां पर हम इसे कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में AB। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी यहां से बढ़ रही है एंड दिस इज द टाइम। इसे हम क्या कह रहे हैं? यहां पर टाइम। ठीक है, नाउ अब यहां पर टाइम जो है वो क्या है? 0 डेज है, देन 30 डेज है, देन 60 डेज है एंड देन 90 डेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स, जैसे ही कोई एंटीजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो कुछ रिस्पॉन्स होगा। 0 डे पे कोई एंटीजन एंटर कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा? रिस्पॉन्स कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है
और ये रिस्पॉन्स करने पर जो टाइम लग रहा है इसे हम कह रहे हैं लैग टाइम कह रहे हैं। यहां पर जो उसने टाइम लगाया है, अब यहां पर देखिए कि ये टाइम है, ये डेज में हम बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं हम, डेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला रिस्पॉन्स क्या होगा कि यहां पर सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स देखेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहली बार कोई एंटीजन आया तो उसने कैसा रिस्पॉन्स किया, तो उसने कुछ समय बाद क्या करा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया और एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके ठीक हो गया एंड देन वापस एंटीबॉडी डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी अगेन डाउन हो जाएगी। अब मान लीजिए दोबारा वही एंटीजन एंटर हुआ, ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, दिस इज द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है। इसे हम कह रहे हैं फर्स्ट एंटीजन एंटर्स। ठीक है, यहां पर अब ये अगेन क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम फिर से कोई एंटीजन आया है और एंटीजन जैसे ही वही सेकेंड टाइम जब एंटर होगा बॉडी में तो कैसा होगा रिस्पॉन्स, वो बहुत कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स होगा। सो दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स and this is the secondary response. आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स हुआ वो कब हुआ, जैसे ही एक एंटीजन आया उसमें रिस्पॉन्स दिया, इस रिस्पॉन्स होने पर जो रिस्पॉन्स आया उसे हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा। देन अगेन फिर से एंटीजेनिक एनकाउंटर हुआ, एंटीजन एक्सपोजर हुआ, सेम एंटीजन एक्सपोज हुआ तो क्या हुआ कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है कैसा होता है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स रैपिड होता है एंड एज वेल एज कैसा होता है, इंटेंस होता है। अब देखो यहां पर कि यहां पर कैसा हो रहा था, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम बन रहा था, लेकिन जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ एंटीजन के साथ तो यहां पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम इसे कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो पहली बार रिस्पॉन्स हुआ है, पहली बार किसी एंटीजन के साथ एनकाउंटर हुआ हो तो वो जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कह रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम किसे कहेंगे, जब दोबारा वही एंटीजन एंटर करता है, एनकाउंटर करता है बॉडी में, तो जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हम उसे कह रहे हैं। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है कैसा होता है, रैपिड। ये देखो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, बहुत, यहाँ पर कोई लैग पीरियड नहीं है, जैसे ही एनकाउंटर हुआ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जनरल आइडिया ले लिया था कि कैसे हम इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं आफ्टर द बर्थ, उसे हम कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी बॉडी जैसे जैसे इंटरैक्ट करती है, एनकाउंटर होती है डिफरेंट एंटीजेंस और फॉरेन पार्टिकल से, वैसा वैसा हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्स करता है और उस रिस्पॉन्स को मेमोरी सेल के फॉर्म में रिटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है, दो तरीके से करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, जिसके साथ उसका इंट्रैक्शन हुआ है, जिस फॉरेन पार्टिकल के साथ।
तो जब वो पहली बार इंटरेक्शन होता है तब हम उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और जब उसी एंटीजन के साथ दोबारा या तीसरी बार चौथी बार जितनी बार भी उसका सेकेंड टाइम से उसका इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। हमने ये भी देखा था कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, दैट इज उसमें लैग पीरियड होता है। लैग पीरियड का मतलब है कि वो कुछ टाइम लेती है। उस लैग पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हर किसी एंटीजन के लिए अलग अलग टाइम लगता है। किसी एंटीजन के लिए 10 दिन लगेंगे, किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए 15 दिन भी लग सकते हैं, बट जनरली 8 to 10 डेज लगते हैं। जैसे वायरस के लिए, वायरस के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनानी है, रिस्पॉन्स करना है तो अराउंड 10 डेज, 10 से 14 डेज तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, अब हम उसे जो पीरियड, जो जिस टाइम जितना वो टाइम ले रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, उसे हम कहते हैं लैग पीरियड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, लैग पीरियड हम उसे कहते हैं। ठीक है, और ये कब देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में तो जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है एज वेल एज काफी इंटेंस होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय ज्यादा होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं कि इसके क्या टाइप्स हो सकते हैं। इसके 2 टाइप हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम 2 तरीके से गेन कर सकते हैं। पहला जो है, अगर हम इसको डायरेक्टली कोई एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली इन्फेक्शन से या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, एंटीजन हो या फिर वैक्सीनेशन हो, कोई वैक्सीन से अगर डेवलप होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हम उसे कहते हैं एक्टिव टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम उसे कह रहे हैं। यहाँ पर सेम रिस्पॉन्स होगा, पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और उस प्राइमरी रिस्पॉन्स के समय क्या बनेगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी। ये एक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है और नेचुरल के अंदर क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल और नेचुरल का मतलब ये है कि नेचुरल में नेचुरली जब हम किसी एंटीजन के साथ, किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो जब रिस्पॉन्स होता है हम उसे कहते हैं नेचुरल काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, और जब हम उसे वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं तब हम उसे कह रहे हैं आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं होना है, 2 ही टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों ही तरीके से हम उसे इम्यूनिटी को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पैसिव की बात करें तो पैसिव का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, नो इंटरेक्शन बिटवीन, नो एनकाउंटर, नॉट इंट्रैक्शन, नो एनकाउंटर। हम यहां पर ये कह सकते हैं एनकाउंटर तो होता है बट समटाइम्स यहां पर जो एंटीबॉडीज हो रही हैं, हम यहां पर इस एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे। जो एंटीबॉडीज हैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर जो एंटीबॉडी बन होती है उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है इन बॉडी में। और कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है हम उसे पैसिव टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एंटीबॉडी या तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वो एनकाउंटर तो नहीं हुआ है उसका एंटीजन के साथ, लेकिन हम उसे डायरेक्टली क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडी दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी जब आप डायरेक्टली देते हैं तो एंटीबॉडी देने पर क्या हो रहा है, मेमोरी सेल्स नहीं बन रही है। ठीक है, मेमोरी सेल्स कब बन रही थी, जब यहां पर हम उसे इंटरेक्ट करने दे रहे थे, एनकाउंटर कर रहा था एंटीजन के साथ। यहां पर किसी तरीके से कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है, और अगर कोई एनकाउंटर होता भी है तो मान लीजिए यहां पर कोई एनकाउंटर हो भी रहा है, लेकिन उसके लिए हमने जो एंटीबॉडी है एज अ ट्रीटमेंट उसको हमने बाहर से क्या करा है, रेडीमेड बना करके दी है, तो हम उसे कहते हैं एक्वायर्ड पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी कह रहे हैं। कि यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी दे रहे हैं, चाहे उसने क्या किया हो, इंटरेक्शन एनकाउंटर हुआ हो या नहीं हुआ हो विद द
फॉरेन पार्टिकल। तो यहां पर एंटीबॉडी को हम क्या कर रहे हैं, एकदम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो पैसिव टाइप का होता है, यहां पर मेमोरी सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहां पर कोई मेमोरी सेल नहीं बनती है। तो यानी कि यहां पर ना तो प्राइमरी रिस्पांस होता है ना ही सेकेंडरी रिस्पांस होता है। और जैसे इसके भी दो टाइप हैं, ये जो पैसिव टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये नेचुरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब नेचुरल कैसे कि जब बच्चा फीड करता है, छोटा बच्चा होता है, 6 महीने तक के बच्चे जो होते हैं अपनी मदर पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो बच्चा जब फीड करता है तो फीड करने पर मदर से उसको क्या मिलता है, एंटीबॉडी डायरेक्टली उसको मिलती है। तो हम उसे कह रहे हैं नेचुरल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। कैसा है, नेचुरल वे में अगर उसे बॉडी किसी पर्सन को नेचुरल वे में एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे कहते हैं पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी ना। आर्टिफिशियल का मतलब यह है कि हम उसे बाहर से एंटीबॉडी बना करके दे रहे हैं, रेडीमेड बना करके दे रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल में तो क्या हो रहा है, बेबी जब फीड करता है, फीड करने पर मदर से उसको जो एंटीबॉडीज जा रही हैं टू द बेबी, उसे हम कह रहे हैं पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप की है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, हम यहाँ पर अभी एक्टिव इम्यूनिटी की ही बात करेंगे, एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पर जो एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ये एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स हैं वो किनसे हमको इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज फ्रॉम लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द इम्यूनिटी। तो यहां पर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो हैं 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं। फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड द सेकेंड इज टी लिम्फोसाइट। क्या है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली कहाँ बनती हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आप पढ़ के आ चुके होंगे, ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन बनाती हैं, बोन मैरो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या बनाती हैं, ये सभी सारे सेल्स बनाती हैं, आरबीसी बनाती हैं, डब्ल्यूबीसी बनाती हैं। लिम्फोसाइट किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का टाइप है लिम्फोसाइट। नाउ ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। कहाँ बन रही है, बोन मैरो में प्रोडक्शन हो रहा है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों ही बन रही हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्शन होने के साथ साथ, प्रोड्यूस होने के साथ साथ यहां पर ये मैच्योर भी होती हैं। अब यहां पर मैच्योर के लिए, अब ये बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट, वो 2 लीनिएज में चली जाती हैं मैच्योर होने के लिए। पहली कुछ सेल्स जो हैं बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होती हैं। अगर वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर हो रही हैं, मैच्योर इन बोन मैरो, तो हम उनको क्या कह रहे हैं, बी लिम्फोसाइट ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसी लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो के अंदर क्या हो रही हैं,
मेच्योर हो रही हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, बी लिम्फोसाइट। और कुछ ऐसी लिम्फोसाइट होती हैं जो कि थाइमस में मेच्योर इन थाइमस के अंदर मेच्योर होती हैं, तो हम उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। हम उसे क्या कह रहे हैं, टी लिम्फोसाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर समझ में आ गया होगा कि जो लिम्फोसाइट है वो दो टाइप की है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही जो लिम्फोसाइट है ये क्या करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। यही दो लिम्फोसाइट हैं जो कि एनकाउंटर करती हैं किसके साथ, एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स, इम्यूनोजेंस के साथ क्या करती हैं, एनकाउंटर करती हैं। और ये बनती कहां पर है, प्रोडक्शन तो इनका कहां हो रहा है, बोन मैरो के अंदर। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं प्रोड्यूस इन बोन मैरो। कहां प्रोड्यूस हो रही है, बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। फिर अब वो मेच्योर होने के लिए कहां जा रही है, अलग अलग प्लेस पे जा रही है। अगर वो बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर हो रही है तो बोन बी लिम्फोसाइट कहेंगे। थाइमस में अगर वो मेच्योर हो रही है तो इसलिए हमने उनका नाम ले दिया टी लिम्फोसाइट कह दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, ये जो बी और टी सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, यही यही सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है। इम्यून सिस्टम का पार्ट है बी एंड टी लिम्फोसाइट। और ये जो सिस्टम होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है, एज वेल एज इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, ड्यूरेबल एज वेल एज इफेक्टिव होता है। यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, मेमोरी सेल्स बनाने में क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं। तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब यहाँ पर हमें एक टर्म देखना है, वो टर्म है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, अभी तक हमने देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट प्रोवाइड द इम्यूनिटी विद सेल्स, उनका नाम है बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्या है, ड्यूरेबल होती है, इफेक्टिव होती है, मेमोरी सेल बनाती हैं। तो ये जो बी और टी लिम्फोसाइट हैं ये क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं टू द एंटीजन। ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, मेच्योर कहाँ होती है, ये भी हमने देख लिया है। अब हमें देखना है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो है जो इंटरैक्ट करती हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर